सवाल ये है कि बहुत सारे आरोप ये लगते रहे कि सराज साहब ने जिसको चाहा फ्री में ऑबलाइज किया, पूरे पूरे महीने पूरे पूरे हफ्ते फ्री में कमरे दे रखे, पैसे नहीं लिए, सेंटर को लॉस हुआ। और एक रूम प्रेसिडेंट सूट के नाम से है जो हमेशा खाली रहता है, जैसे सेंटर को काफ़ी लॉस होता है, जबकि सराज साहब दिल्ली में रहते हैं। अब ये तो सिराज भाई ही बताएंगे। उसकी वजह यह है कि ये सारी चीज़ें हैं, ये तो आदमी को अपने ज़मीर से पूछना चाहिए कि भाई आपकी कोई ज़ाती प्रॉपर्टी तो है नहीं। क्या हकीम साहब ने अपने लिए कोई रूम बना रखा था इसके अंदर? क्या मूसा रज़ा साहब ने यहाँ कोई रूम बना रखा था अपने अंदर? वैसे एक चेयरमैन का रूम है, लेकिन वो सूट थोड़ी होगा, वो कोई ऑफिस है। आप आइए, ऑफिस में बैठते हैं। हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो हमारा कोई कमरा थोड़ी होता है। हमारा एक बस ये है कि बैठने की एक जगह होती है। अब आप यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं मुझसे, ये मेरा कमरा नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि यहाँ चेयरमैन हूँ तो मैं बैठा हुआ आपको वो दे रहा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ। हालांकि उसूली तौर के ऊपर तो मुझे स्कूल से इजाज़त ले लेनी चाहिए थी, लेकिन आप आ गए। अब आज जुमे का दिन है, मैं आपको नहीं कर सकता। और क्योंकि इंस्टीट्यूशन का मामला है, जैसे न्यू हराजन स्कूल है उसी तरह से इस्लामिक कल्चरल सेंटर भी है। और न्यू हराजन स्कूल के अंदर भी सिराज कुरैशी साहब हमारे सामने जोड़ा हुआ था शुरू से उसको। अब बाद में वो उनके पास टाइम नहीं रहा या तबीयत ठीक नहीं, तो मैं नहीं सोच सकता। मेरा कहने का मतलब ये है, टाइम इज़ रनिंग आउट फॉर सिराज कुरैशी साहब, और मैं उनके छोटे भाई की हैसियत से मैं उनसे दरख्वास्त जोड़ूंगा, हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूंगा, आपका स्टेचर बहुत अच्छा है, आप अपने स्टेचर को ख़राब मत कीजिए। आप बहुत इज्जत के साथ में रेस्पेक्टफुली ना इसको खुश बाय बाय कर दीजिए इंस्टीट्यूशन। आप क्यों अलग हुए? आप क्या वजूहत थी, वो कौन सी वजूहत थी कि आप अलग हो गए सिस्टम से? वो क्योंकि मुझको बिल्कुल डिक्टेटरशाही वो नज़र आ रही थी, और मुझको लग रहा था कि इंस्टीट्यूशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता। और मैंने आपको कहा, मैं सिराज भाई की आज भी बहुत इज्जत करता हूँ, तो मैं सिराज भाई के साथ में हेड ऑन नहीं कर सकता। मुसलमानों को बीजेपी का साथ देना चाहिए, बीजेपी के साथ जाना चाहिए। अंदर देखिए, उनको जरूरत नहीं है, लेकिन हमको जरूरत है। आज नहीं जरूरत है, कल जरूरत है हमको। इसलिए बेहतर यह है कि जुड़ जाना चाहिए जब टाइम आ गया है जुड़ने का, और उन्हें दावत दे दी है, बुलाया है, तो हमको जुड़ना चाहिए। मेरी राय यह है कि बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए। और हम सिराज साहब का जो बयान है उसकी मुखालिफत करते हुए उनका पुतला जलाए हैं, और पूरे इंडिया में इसी तरीके से उनको है ना निकाल के फेंकेंगे। जमीयतुल कुरैश की जो सदर है, ये क्या बड़े कुरैशियों की है या और भी छोटे जो कुरैशी उनके भी है? साहब, ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश जो है ना, छोटी और बड़ी बिरादरी के सदर है उन्होंने। क्योंकि जिस तरह से इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के साबिक सदर सराजुद्दीन कुरैशी पे लगातार ये आरोप लग रहा है कि वो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से चिपके रहना चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है कि क्यों, किस लिए और क्या वजह है। कारण तो सराज साहब बताएंगे। सराज साहब से लगातार इसके जानने के हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी शायद उनके पास समय नहीं है। जब समय आएगा तो ज़रूर वो मौका हमको देंगे, ऐसा हमको लगता है, क्योंकि हमने भी कई बार कोशिश की है, लेकिन सराज साहब वतन समाचार से लगातार बचने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर अपना FCRA तक सेफ नहीं कर पाए, इसे आप किस तरह देखते हैं? तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है ना सर। FCRA के लिए तो बहुत ज़्यादा कंप्लायंसेस होती है ना, आपको अपनी चीज़ें फाइल करनी होती हैं। RBI तो इस मामले के अंदर बहुत सख्त है। हम नहीं लिए है आज तक FCRA, क्योंकि FCRA के बाद जो है ना कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। आपने क्यों नहीं किया? आपने FCRA क्यों इसमें किसी अच्छा आप ये बताइए, आपने बात कही कि FCRA नहीं कर पाए, इसमें क्या कमाल फारूकी का कोई हाथ है? इसमें क्या बाकी मेंबरान का कोई हाथ है? अरे भाई, आपके पास तो बिल्कुल टोटल अथॉरिटी थी। अगर FCRA नहीं आप कर पाए हैं, आप बताएं क्यों नहीं कर पाए? हमें वजह बताइए। आप क्या ब्लैकमेल थे वहाँ? आप क्या ब्लैक लिस्टेड थे वहाँ पर? इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर अपना FCRA तक सेफ नहीं कर पाए, इसे आप किस तरह देखते हैं? तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है ना सर। FCRA के लिए तो बहुत ज़्यादा कंप्लायंसेस होती है ना, आपको अपनी चीज़ें फाइल करनी होती हैं। RBI तो इस मामले के अंदर बहुत सख्त है। हम नहीं लिए है आज तक FCRA, क्योंकि FCRA के बाद जो है ना कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। आपने क्यों नहीं किया? आपने FCRA क्यों इसमें किसी अच्छा आप ये बताइए, आपने बात कही कि FCRA नहीं कर पाए, इसमें क्या कमाल फारूकी का कोई हाथ है? इसमें क्या बाकी मेंबरान का कोई हाथ है? अरे भाई, आपके पास तो बिल्कुल टोटल अथॉरिटी थी। अगर FCRA नहीं आप कर पाए हैं, आप बताएं क्यों नहीं कर पाए? हमें वजह बताइए। आप क्या ब्लैकमेल थे वहाँ? आप क्या ब्लैक लिस्टेड थे वहाँ पर? यानी कि मज़े के लोगों ने ये समझ लिया था कि भाई किस तरह का इस्लाम मिजाज क्रिएट करके जा रहा है। सिराज भाई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी रहे हैं, लेकिन ये क्या ज़रूरी है कि आप ज़िंदगी भर ताहयात मरते दम तक आप इससे चिपके रहेंगे? आप क्रिएट करके जाइए। आप टीम क्रिएट की होती है आपने तो अब भी अपने लिए अरे भाई, आदमी क्या आप समझते हो
75 साल के बाद आदमी इसलाह करता। मैं बतला रहा हूँ आपको अपनी कैफियत कि मैं जो आज से 15-20 साल पहले जितना एक्टिव था, फ़ाल था, अब नहीं हूँ उतना। तो क्या सिराज भाई मुझसे 75 बाद, 80 साल बाद, 90 साल भी कायम रहेंगे इस तरह से? अपनी कोई टीम क्रिएट की होती है उन्होंने। अगर आप कब्ज़ा करके ये समझते हो, अच्छा ये तो बता दीजिए भाई, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के अंदर, इसको अकम्प्लिश करने के लिए क्या सिराज कुरैशी साहब का कोई रोल है? ये तो हमारे बुजुर्गों ने करके गए हैं। सिराज कुरैशी साहब तो बनी बनाई बिल्डिंग के ऊपर आए। ये बताइए इसके बाद डेवलपमेंट क्या हुआ? ये बताइए कि इसके अंदर कौन सी ऐसी नई चीज़ क्रिएट हो गई जो करोड़ों रुपए के अंदर आपने बनाई होगी? वो तो बनता हुआ था। आप होटल और क्लब चला रहे हो, क्या ये होटल और क्लब के लिए था? ये तो डेवलपमेंट के लिए था। आपका मकाम बड़ा है, हम आपकी इज्जत करते हैं। हम नहीं चाहते कि तारीख़ में आपको इस तरह से याद किया जाए जिस तरह से कुछ हमारे मुस्लिम हुक्मरानों को याद किया जाता है। ऐसा मत कीजिए आप अगर सदर नहीं भी रहेंगे, हमारी नज़र में आपकी इज़्ज़त और एहतराम उसी तरह का बरकरार रहेगा। लेकिन अगर आप चिपके रहेंगे इससे, तो हम ये समझ जाएंगे कि आप अपने कारोबारी हालात को समझते हुए या बाकी हालात को समझते हुए, या आपका जो पॉलिटिकल एक झुकाव है उसको अपने बरकरार रखने के लिए, या कोई और वजह हो सकती है, आप इंस्टीट्यूशंस को तबाह करने के लिए इसके ऊपर कायम रहना चाहते हैं। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के बहुत ही सीनियर मेंबर कमाल फारूकी साहब मौजूद हैं। आप एजुकेशनिस्ट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और साथ ही कई सारे समाजी और सियासी कामों से जुड़े रहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के भी सीनियर मेंबर हैं। आज हम इसे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की मौजूदा सूरत हाल को लेकर के बात करेंगे, उसके माजी, हाल और मुस्तकबिल के पस मंज़र को भी समझने की कोशिश करेंगे। कमाल फारूकी साहब, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से आपका एक लंबा जुड़ाव रहा है। 30 तारीख को SGBM होनी है, उसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि मैं तो खैर बहुत पॉजिटिव थिंकर हूँ और मैं हर चीज़ में एक पॉजिटिवनेस सोचता हूँ। ये जो कुछ भी हुआ, कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, एक मौका फराहम करता है हम सारे मेंबरान को कि एक मरतबा फिर सोचें, बैठें और एक कलेक्टिव ऐसा डिसीजन लें जो कि इंस्टीट्यूशन हमारे बाद भी इसी तरह से चलता रहे अच्छी तरीके से। और जो कुछ भी इसमें ख़राबियाँ आई हैं, जो कुछ भी ज़ाती जो चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं, जिस तरह से एक ख़ास ग्रुप का, एक बहुत सारे छोटे ग्रुप का, उनसे पूरे इंस्टीट्यूशन पर एक कब्ज़ा करने का लोगों का एक थिंकिंग है, या मौसे के लोगों की ऐसी सोच है कि जो असल मकासद से दूर हटकर वो एक सिर्फ़ एक क्लब बनकर रह गया और जहाँ बहुत सारे काम होने थे वो नहीं हो पाया। इसमें जो शख्सियात इन्वॉल्व हैं उनका आप अंदाज़ा तो लगाइए कि वो मुसलमानों के कितनी मसीह के पाकबाज शख्सियात थी। हकीम अब्दुल हमीद साहब हों, कि मसीह के हज़रत मौलाना अलमिया हों, मौलाना अब्दुल करीम पारिक साहब हों, वो सब लोग इस सारे ज़ाती तौर पर और मसीह इज्तमाही तौर के ऊपर और जैसे उसूली तौर के ऊपर वो हमारे साथ थे। मूसा रज़ा साहब का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उस स्टेज के ऊपर जब हम लोग डिफ़िकल्ट टाइम के अंदर गुजर रहे थे। और ख़ुद सिराज कुरैशी साहब को भी ये हम ही लोग लेकर आए थे, क्योंकि उस वक्त सिराज कुरैशी साहब एक हमको लग रहा था कि ये कौम का इनके अंदर दर्द है और वो कुछ चीज़ों को साथ में लेकर लाएंगे, लेकिन हमको ये अंदाज़ा नहीं था कि वो इसको अपनी जायदाद समझ बैठेंगे और ताउम्र मज़े के इसके ऊपर कब्ज़ा करने का उनका इरादा होगा। ये देखिए कि हम लोग इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करते हैं तो वो अपनी ज़ातियात के लिए नहीं इस्टेब्लिश करते हैं। मैं बहुत सारे स्कूलों से, कॉलेजों से हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं एक दिन मुझको जाना है और उसके बाद जो है इन सारे इंस्टीट्यूशंस की कंटिन्यूटी बरकरार रहनी चाहिए और हम कुछ ऐसी टीम क्रिएट करके जाएं जो हमारे बाद भी हमारे ख़यालात को और हमारी थिंकिंग को या नई थिंकिंग को जो कि कंट्री के लिए और मुसलमानों के लिए, अक़लियतों के लिए एक अच्छी पायदार सोच लेकर आए। अनफॉर्चुनेटली वो सब कुछ नहीं हुआ है और माजी में और ख़ास तरीके से पिछले 10-15 साल के अंदर जिस तरह से इन्हितात हुआ है, जिस तरह से इसका स्टैंडर्ड डाउन हुआ है, जिस तरह से वहाँ जो इसका पर्पस था वो जो ख़त्म हुआ है, इसको जो इल्मियत का काम यहाँ होना चाहिए था, मौसे के जो क्रॉस सेक्शन के लोगों को आकर डायलॉग का काम होना चाहिए था, जो मज़े के इस्लाम को और मुसलमानों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है
उसको जिस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए था, जो हमारी तालीमी जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए हमारा ख़ास तरीके से दिल्ली के लिए। और दिल्ली के लिए क्यों, मुझे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर कोई दिल्ली का सेंटर थोड़ी है। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का मतलब है कि वो इंडिया के लिए पूरा। हमने कोई काम ऐसा नहीं किया जो हम उसके ऊपर फ़ख्र कर सकें कि हमने बहुत बड़ा कोई तालीम के मैदान के अंदर काम किया। हालांकि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन, इतनी बड़ी मज़े के प्राइम प्रॉपर्टी लगी हुई है, इतना उसके अंदर काम करने का, और ख़ुद उसका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो इन तमाम बातों की हमको इजाज़त देता है। हम सिर्फ कोई ये होटल और डांसिंग क्लब या कोई शराब खाना थोड़ी बनाने के लिए आए थे इसको। हम तो ये चाहते थे कि यहाँ पर हम अपने जो इस्लामिक नाम क्यों रखा था कि हम इस्लामिक कल्चर को, मुसलमानों का कल्चर जो मुल्क में है, जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, जो दुनिया का अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन है, वो अपने हम वतनों को आगाह करें उससे, ताकि लोगों के अंदर एक इस्लाम के ताल्लुक़ से और ख़ास तरीके से इस दौर के अंदर, आज के दौर के अंदर जो एक मुनाफरत का एक सामान है, हमारे ख़िलाफ़ एक माहौल बना हुआ है। अगर हम लोग यहाँ कुछ ख़ास काम करते इल्मी मैदान के अंदर, सकाफ़ती मैदान के अंदर, कम्युनिटी इंटरेक्शन के मामले के अंदर, जो लोगों की गलत फहमियाँ हमारे ताल्लुक़ से उनको दूर करने के मामले के अंदर अगर हमने किया होता, तो वी कुड हैव प्लेड द राइट काइंड ऑफ रोल विच अवर एंसेस्टर्स एंड अवर एल्डर्स हु एस्टेब्लिश इट वांटेड इट। अब बताइए आप, हकीम अब्दुल हमीद साहब मेरे लिए तो वली था वो आदमी। वो मुझे के इस तरह का आदमी था जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी मुझे वो कम्युनिटी के लिए, इल्म के लिए लगाई उन्होंने। उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रहा है। मूसा रज़ा साहब जो मुझे के अपनी सर्विसेज के अंदर, ही वॉज वन ऑफ द शाइनेस्ट एग्जाम्पल। उन्होंने कितना टाइम इसके अंदर दिया। इस तरह के बहुत सारे लोग बाग हैं जो आए, कुछ कॉमन लोग थे, कुछ आम लोग थे बिल्कुल, लेकिन सब ने आकर इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने का काम किया। माफ़ कीजिएगा, प्रेजेंट डिस्पेंसेशन जो है, ज़रा बताएं उन्होंने क्या चीज़ इस्टेब्लिश करी है इसके अंदर। ये बिल्डिंग तो सब पहले की बनी हुई है, ये जो तमाम जो एस्टेब्लिशमेंट जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो पहले का बना हुआ है। मतलब इसमें कौन सा काम हमने ऐसा नया कर लिया कि जो हम एजुकेशनल डेवलपमेंट के ऊपर कोई ऐसा तारीख़ी काम किए होते कि यहाँ से हम कोई बुनियाद रखते कुछ इंस्टीट्यूशंस कायम करने की, कुछ यूनिवर्सिटीज़ कायम करने की, कुछ लोगों को बुलाकर बात करने की। अब आप देखिए जामिया हमदर्द है, जामिया हमदर्द कितना बड़ा रोल प्ले करता है इन तमाम चीज़ों के अंदर। हकीम साहब ने सारी चीज़ें इस्टेब्लिश करी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो आदमी एक फ़कीर सिफत आदमी था। वो एक आदमी, वो इतनी बड़ी, लोग बाग उनको दीवाना समझते थे जब वो तुगलकाबाद की पूरी ज़मीनें उन्होंने ख़रीदी हैं कि कहाँ हो रहा है। अब आज देखिए गुले गुलजार हो रहा है, वहाँ पर एजुकेशनल डेवलपमेंट जो है ज़बरदस्त हो रहा है, वहाँ पर सकाफ़ती, इल्मी, तहज़ीबी सारे काम हो रहा है। हम क्यों नहीं इस्लामिक कल्चर सेंटर को उस तरह से बना सकते थे। आप देखिए, चाहे ये है हमारा जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, गो के वहाँ पर वक्तन फ़वक्तन चीज़ें ठीक नहीं हो पाती, लेकिन एक मुसलमानों का एक इंस्टीट्यूशन तो है ना, वहाँ कुछ काम के कायदे के काम कुछ हो तो सकते हैं। वो काम, इनमें से कोई काम आप बताएं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर पिछले 8-10 साल से कोई हुआ तो हमको बता दें। लेकिन कमाल फारूकी साहब, दो तरह की राय सामने आ रही है। एक तबका वो है जो कहता है साहब सिराज साहब के अलावा इस्लामिक सेंटर को कोई चला ही नहीं सकता है। एक तबका ऐसा है जो कहता है साहब ये चिपके रहना चाहते हैं, ताहिया सदर बन रहना चाहते हैं। देखिए, मैं पहली वाली बात का आपका जवाब दूंगा, दूसरी वाली बात का तो आपने खुद ही जवाब दिया। मैं पहली वाली बात का जवाब दे दूंगा। जब हमारे लिए तो हमारा नमूना सबसे ज़्यादा, सबसे अहम नमूना हमारे सामने तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या ख्याल था आपका, मुझे जिस तरह से आपने मुहिम चलाई थी और पूरा रिवोल्यूशन लेकर आए थे, लोगों को यही लग रहा था काफिरों को कि भाई अब तो हो गया किस्सा ख़त्म। उसके बाद खुलफाए राशिदीन ने क्या काम दिखाया, उमर फारूक आज़म के इंतकाल के बाद लोग अगर अब क्या होगा, क्या आपने देखा नहीं कि उस्मान गनी करता है? क्या आपने देखा नहीं कि अली करम अल्लाह वजह निकल कर आए? क्योंकि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए थे, सहाबा कराम की एक बड़ी टीम क्रिएट करी थी, जो मज़े के उस तरह के लोग बाग थे कि वो जब बैतुल मुक़द्दस फतह नहीं हो रहा, जब क्या नाम है फतह नहीं हो रहा था, कौन सी जगह थी, इजराइल क्या नाम है, ईसाइयों का फतह नहीं हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम आपसे जंग करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक आप हमको, हमारी एक ही शर्त है कि अपने आप खलीफा को बुला के लेकर आओ। खलीफा को बुलाकर लेकर आओगे, हम देखना कुछ चाहते हैं, अगर वो ठीक होगा तो हम बग़ैर लड़े आपको दे देंगे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब वहाँ से ऊँट पर आए और आते रहे, लेकिन एक तरीक़ा था कि आधे रास्ते वो चलते थे, बैठते थे ऊँट के ऊपर, आधे रास्ते उनका मेहमान बैठता था।
इत्तेफाक की बात यह है कि वो मसीह जब वहाँ पर पहुँचे तो उस वक्त वो उनके खादिम का बैठने का मौका था, तो और आप जो है वो ऊँट को पकड़े हुए चल रहे थे, तो नारे तकबीर लगी और उन्होंने कहा कि कौन आए, कहना हमारे खलीफा आ गए, कहना कौन से हैं, कहना वो आ तो रहे हैं, कहने नहीं गलत बतला रहा तुम, ये तो तुम्हारे खलीफा नहीं है, कहना कौन से खलीफा को समझ रहे हो, कहने ऊँट पे बैठ, कहना ना 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 वो खलीफा थोड़े ही है, खलीफा तो वो हैं जो, कहना बस यही तो है, हमारी किताब में यही तो लिखा था। यानी कि मसीह के लोगों ने ये समझ लिया था कि भाई किस तरह का इस्लाम मिजाज क्रिएट करके जा रहा है। सिराज भाई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी रहे हैं, लेकिन ये क्या ज़रूरी है कि आप ज़िंदगी भर ताहयात मरते दम तक आप इससे चिपके रहेंगे? आप क्रिएट करके जाइए, आप टीम क्रिएट की होती है आपने तो अब भी अपने लिए अरे भाई आदमी, क्या आप समझते हो 75 साल के बाद आदमी इस लायक रहता? मैं बतला रहा हूँ आपको अपनी कैफियत कि मैं जो आज से 15-20 साल पहले जितना एक्टिव था, फ़ाल था, अब नहीं हूँ उतना। तो क्या सिराज भाई मुझसे 75 बाद 80 साल बाद 90 साल भी कायम रहेंगे इस तरह से? अपनी कोई टीम क्रिएट की होती है उन्होंने। अगर आप कब्ज़ा करके ये समझते हो, अच्छा ये तो बता दीजिए भाई, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के अंदर इसको अकम्प्लिश करने के लिए क्या सिराज कुरैशी साहब का कोई रोल है? ये तो हमारे बुजुर्गों ने करके गए हैं। सिराज कुरैशी साहब तो बनी बनाई बिल्डिंग के ऊपर आए। ये बताइए इसके बाद डेवलपमेंट क्या हुआ? ये बताइए कि इसके अंदर कौन सी ऐसी नई चीज़ क्रिएट हो गई जो करोड़ों रुपए के अंदर आपने बनाई होगी? वो तो बनता हुआ था। आप होटल और क्लब चला रहे हो, क्या ये होटल और क्लब के लिए था? ये तो डेवलपमेंट के लिए था। तो ये कुल मिला के ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये मीटिंग जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, ये एक मौका देती है। सिराज भाई से भी मैं हाथ जोड़ कर दरख्वास्त करूँगा, हम आपकी सबकी बहुत इज्जत करते हैं, आप अपने आप को विड्रॉ कर लीजिए। आपका मुकाम बड़ा है, हम आपकी इज्जत करते हैं। हम नहीं चाहते कि तारीख़ में आपको इस तरह से याद किया जाए जिस तरह से कुछ हमारे मुस्लिम हुक्मरानों को याद किया जाता है। ऐसा मत कीजिए आप अगर सदर नहीं भी रहेंगे, हमारी नज़र में आपकी इज़्ज़त और एहतराम उसी तरह का बरकरार रहेगा। लेकिन अगर आप चिपके रहेंगे इससे, तो हम ये समझ जाएंगे कि आप अपने कारोबारी हालात को समझते हुए या बाकी हालात को समझते हुए, या आपका जो पॉलिटिकल एक झुकाव है उसको अपने बरकरार रखने के लिए, या कोई और वजह हो सकती है, आप इंस्टीट्यूशंस को तबाह करने के लिए इसके ऊपर कायम रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हैं? आप अपनी टीम में से कोई नया आदमी क्रिएट करके लेकर आइए ना, क्यों नहीं ला सकते? पॉलिटिकल झुकाव क्या अर्थ है, मतलब किस चीज़ की आप बात कर रहे हैं? क्या आपको मुझसे ये कोई कहने वाली बात थोड़ी है? सिराज भाई तो बीजेपी के आदमी हैं। सिराज भाई तो मुझे कि बिल्कुल बीजेपी का हमनवा हैं। तो अच्छा, कोई बुरी बात नहीं है। बीजेपी कोई पाकिस्तान की पार्टी थोड़ी है, हमारे हिंदुस्तान की पार्टी है। कुछ लोग मुसलमान मुख्तार भी थे, और भी बहुत सारे लोग हैं, अभी भी मुसलमान बहुत सारे हैं, आप भी हो सकते हैं। लेकिन प्लीज़ इस इंस्टीट्यूशन को पॉलिटिकल गढ़ मत बनाइए। यहाँ तो बहुत सारे, मैं तो बीजेपी का नहीं हूँ, बहुत सारे कांग्रेस के हैं, बहुत सारे समाजवादी पार्टी के हैं। तो क्या हम पॉलिटिक्स करने आए हैं? ठीक है कमाल साहब, आप भी तो सिस्टम का एक लंबे समय तक पार्ट रहे हैं। बहुत लंबे समय तक नहीं रहा, मैं बहुत लंबे टाइम से उससे आउट रहा हूँ। लेकिन सिस्टम का तो आप पार्ट रहे हैं। बिल्कुल पार्ट रहा हूँ। लेकिन लोगों का ये कहना है कि सिराज साहब पूरी तरह से तानाशाही चलाते हैं और किसी की नहीं सुनते। एक आरोप ये भी उन पर लगता रहा है। ये बिला शक जो डे टू डे उनके साथ में हैंडल कर रहे हैं, उनका बिल्कुल यही रवैया, और मुझे भी यही सोच है कि मुझे कि वो किसी की नहीं सुन रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि जो सिराज भाई का जो स्टेचर था, जो सिराज भाई की जो इज़्ज़त, मुझे वो वक्त याद है कि मौलाना अब्दुल करीम पारिक साहब कितना इज़्ज़त करते थे इनकी। एक टाइम था कि मुसलमानों में चाहे अली मियाँ साहब हों चाहे और भी हों, समझते थे कि अच्छे आदमी हैं इनके। मौसे के उन्होंने मौलाना अब्दुल करीम पारिक साहब से दरख्वास्त करी कि मेरे बच्चे का निकाह आप पढ़ाएंगे। नागपुर से बेचारे तबीयत ख़राबी के बावजूद मौसे यहाँ आए थे और नेहरू स्टेडियम के अंदर उन्होंने निकाह पढ़ाया था। सब बुजुर्ग उसी तरह से ख्याल रखते थे। मौलाना अली मियाँ भी उनसे मोहब्बत करते थे, अच्छे आदमी थे। ऐसा क्या हुआ कि उनमें से कोई आदमी भी अब आपके साथ में नहीं है, उस तबके का कोई आदमी आपके साथ में नहीं है? ऐसा क्या हो रहा है? आप तो अपने स्टेचर को क्यों ख़राब कर रहे हैं? अगर वो सिराज भाई आज भी इज़्ज़त और एहतराम के साथ में वहाँ से विड्रॉ कर लें, मैं कहता हूँ उनकी इज़्ज़त बढ़ेगी, उनका वक़ार बढ़ेगा। लेकिन तो अगर आपको क्या लगता है कि कौन से वजूहात हैं जो उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिस्टम से उस जगह से चिपके रखना चाहते हैं? उनका क्या ऐसा इंटरेस्ट हो सकता है? मेरे ख्याल से ये है कि जो कारोबार में जिस तरह से एक के बाद एक दर पे जो परेशानियाँ हुई हैं, जो उनके ख़िलाफ़ जो बहुत सारे जो एनफोर्समेंट वगैरह के जो केसेस सुना है मैंने, आई एम नॉट प्रिटी श्योर, लेकिन अखबारात वगैरह में जिस तरह से आए हैं, तो फिर शायद हो सकता है कि
और मैं कोई ऐसी कोई ज़ाती बात तो मुझे पता भी नहीं, मैं कहना भी नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे एक इक़्तिदार जो आदमी को चाहिए होता है, आहिस्ता आहिस्ता अब उनके देखिए ऑल सेड एंड डन एक आदमी का एक उरूज का एक टाइम होता है, फिर डाउनफॉल होता है, कोई उसको लुक आफ्टर करने वाला होता है। अनफॉर्चुनेटली उनके ख़ानदान में, उनके घर में कोई इस तरह का नहीं हुआ कि उनकी लीगेसी को टेक अप कर सके। तो अब वो तो रहा नहीं है। जो एक सिराज साहब का एक दबदबा था, ख़ुद उनकी बिरादरी के अंदर जो एक दबदबा था, लोग बाग इज़्ज़त करते थे। मैं बहुत हसास हूँ इस मामले के अंदर, और मैं उनके साथ में हमदर्दी भी रखता हूँ सिराज भाई के साथ में। उनका वो मुकाम अपनी बिरादरी में भी नहीं रहा है, और मुस्लिम जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो मुस्लिम अच्छा सोचते हैं, उसमें भी उनका वो मुकाम नहीं रहा है। तो शायद वो ये सोचते हैं कि अगर मैं यहाँ से हट जाऊँगा तो मेरा बिल्कुल ही कुछ नहीं। ऐसा मत सोचिए सिराज भाई, आप हमारे लिए बहुत कीमती आदमी हैं। हम और भी काम बहुत कर सकते हैं आपके साथ में मिलकर। मुझे कि हम इसी इंस्टीट्यूशन के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट के काम कर सकते हैं। आपका तजर्बे का जो भी आने वाली टीम होगी वो फ़ायदा उठाएगी। लिहाजा ये कोई ज़रूरी तो नहीं। अब जैसे मैं स्कूल के अंदर बैठा हूँ यहाँ, मैं तो कुछ दिन बाद रुखसत हो जाऊँगा ना, लेकिन स्कूल तो कायम रहेगा ना। अगर मैं स्कूल के अंदर, हम लोग जो मैनेजमेंट के लोग बाग हैं, अगर आगे की टीम नहीं क्रिएट करके जाते हैं तो हमारे बाद तो स्कूल बंद हो जाएगा ना। तो स्कूल तो बंद नहीं होगा अगर हम लोगों ने ईमानदारी के साथ में नई टीम को आगे बढ़ाने का अगर इरादा कर लिया तो ज़रूर होगा। लेकिन सिराज साहब के लोग हैं, या खुद सिराज साहब ये कहते हैं कि इस सेंटर को बचाने के चक्कर में या बनाने के चक्कर में मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। क्यों साहब, आप क्यों बर्बाद हुए? आपका पैसा लगा? हाँ, आपकी रेपुटेशन तो ख़राब ज़रूर हुई है, लेकिन पैसा क्या लगा आपका? आप बताएं ना हमको, आपका कोई पैसा लगा है? मुझे ये तो इंस्टीट्यूशन के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। वैसे आपका, मैंने अपने उस पर लोन लिया, ये किया, वो किया, बिल्कुल गलत है। मुझे क्या, जो यहाँ का जो जितना कुछ भी हुआ है वो बाकायदा मुझे कि यहाँ की अपनी इनकम से डेवलप हुआ है। सिराज भाई, मेरी नॉलेज के अंदर सिराज भाई का कोई ज़ाती पैसा यहाँ नहीं लगा हुआ। दिस इज़ एज फार एज माई नॉलेज गोस, मुझे नहीं लगता। हाँ, उनका कारोबार डाउन हुआ है। कारोबार डाउन होने में इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का कोई हाल नहीं है। हाँ, अखबारात में उनके ख़िलाफ़ जो है ना बहुत सारी चीज़ें ईडी के और उसके नोटिस वगैरह का जिक्र हुआ है। इस्लामिक कल्चर सेंटर का उससे क्या ताल्लुक़ है? इस्लामिक कल्चर सेंटर अपना FCRA तक सेफ नहीं कर पाए, इसे आप किस तरह देखते हैं? तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है ना सर। FCRA के लिए तो बहुत ज़्यादा कंप्लायंसेस होती है ना, आपको अपनी चीज़ें फाइल करनी होती हैं। RBI तो इस मामले के अंदर बहुत सख्त है। हम नहीं लिए है आज तक FCRA, क्योंकि FCRA के बाद जो है ना कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। आपने क्यों नहीं किया? आपने FCRA क्यों इसमें किसी, अच्छा आप ये बताइए, आपने बात कही कि FCRA नहीं कर पाए, इसमें क्या कमाल फारूकी का कोई हाथ है? इसमें क्या बाकी मेंबरान का कोई हाथ है? अरे भाई, आपके पास तो बिल्कुल टोटल अथॉरिटी थी। अगर FCRA नहीं आप कर पाए हैं, आप बताएं क्यों नहीं कर पाए? हमें वजह बताइए। आप क्या ब्लैकमेल थे वहाँ? आप क्या ब्लैक लिस्टेड थे वहाँ पर? मुझे RBI के अंदर जो नहीं मिला, किस वजह से नहीं मिला? क्या हमारे अकाउंट्स में कोई घपला था? क्या मुझे क्या हमारी जो इनकम जो थी वो 2 नंबर की थी? क्या हम मुझे के कोई ED का हमारे पास केस चल रहा था? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई केस है। क्यों नहीं हुआ? क्या हमारे कंप्लायंसेस तो ठीक नहीं थे? क्योंकि आपको पता है कि फॉरेन एक्सचेंज वगैरह के लिए तो कंप्लायंसेस बहुत होते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि आपका कंप्लायंसेस नहीं हो, आपने हर चीज़ को लाइटली लिया। या हो सकता है आपके पर्सनल जो कर्ज़जात थे, या पर्सनल जो आपकी कंपनीज़ के ऊपर जो चीज़ें आई थी, कहीं उसका इम्पैक्ट तो इसके ऊपर नहीं आया। ये तो आप बताएंगे। जो हम और आप जैसे लोग बाग जो हैं, जो बाहर हैं, हम तो आपसे पूछते हैं क्यों नहीं हुआ ये? क्या इसके लिए फारूकी साहब या बाकी और सब लोग जिम्मेदार हैं? आपने कभी हमसे, हम तो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हम तो खुद बहुत सारे मुझे सिराज साहब का मैं अकाउंट्स देखता था, मैं उनका कंसल्टेंट रहा हूँ। उन्होंने कभी बताया तो होता हमको कोई परेशानी है? उन्होंने तो कभी नहीं बताया। अगर बताते, और हम आज भी जिम्मेदार मुझसे तैयार हैं। सिराज भाई की हम बहुत इज्जत करते हैं। आगे सेंटर के लिए अगर कभी भी वो हमसे कहेंगे कि भाई ये काम करना है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे। लेकिन बताओ तो, आपने तो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रख रखा है जो किसी सही आदमी को हानि नहीं देते। लेकिन ये जो कोर्ट का केस हुआ, लोग कहते हैं कि अगर सिराज साहब इज्जत के साथ 75 पे विड्रॉ कर लेते तो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मामले को कोर्ट में जाने की नौबत ही नहीं आती। तो इसमें सिराज साहब की गलती है या जो लोग कोर्ट में लेकर गए उनकी गलती है? इसमें किसकी गलती है? आप बताएं, इसमें किसकी गलती है? भाई, हमारे बुजुर्गों ने कुछ सोच के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया था ना, उसमें एक एज लिमिट रखी थी ना। तो आप उस इंस्टीट्यूशन से, उस संस्था से जुड़े हुए हो,
जो कि जिसकी बुनियाद जो है हज़रत अली मियाँ, हज़रत मौलाना करीम पारिक साहब, मूसा साहब, मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब, हकीम अब्दुल हमीद साहब, ये नक्शबंदी साहब, ये वो लोग हैं जो अब मुसलमानों में नापैद हैं। हकीम साहब के कोई स्टेचर का आदमी को पूरे हिंदुस्तान में आपको मिलता है? आप बताएं। मौलाना अली मियाँ का कोई सानी मिलता है आपको? मौलाना अब्दुल करीम पारिक जैसे मुझसे ख़तीब कोई मिलता है? नक्शबंदी साहब का कोई आदमी मिलता है? आप बताएं किस किस का नाम गिनाऊं मैं? सब इससे जुड़े हुए थे। कहाँ गए वो लोग भाई? उनके क्या आप ये समझते हो कि मौलाना अली मियाँ की रहलत के बाद जो है नदवा ख़त्म हो गया? क्या नदवे में और आदमी नहीं है? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हज़रत मौलाना अली मियाँ के बाद या मौलाना मिन्नतुर रहमानी साहब के बाद या मौलाना काजी मुजाहिद साहब के बाद या मौलाना वली रहमानी साहब के बाद ख़त्म हो गया? इंस्टीट्यूशन चल रहा है भाई, तो क्यों नहीं चल सकता था ये? मैं ऐसे 50 मिसालें आपको गिनवा दूँ। तो ये कहाँ का मौसे के फॉल्स प्रोपेगेंडा है भाई? आप तो जितना आपने काम किया है जो आप बतला रहे हैं, अगर आप इज्जत के साथ में चले जाते या चले जाएं, आपका वहाँ फ़ोटो लगेगा कि भाई आपने कुछ कंट्रीब्यूशन किया। लेकिन अगर आप बेइज्जत होकर गए, कौन आपको याद करेगा? क्योंकि तो कहेंगे कि भाई जितना भी नुकसान हुआ है, अच्छा ये जो कुछ भी जो इस्लामिक कल्चरल सेंटर को नुकसान हुआ है, उसमें क्या मोहम्मद अहमद साहब से उसके प्रिंसिपल वो थे, क्या नाम है, प्रेसिडेंट थे, कमाल फारूकी थे, यामीन कुरैशी थे, बदरुद्दीन थे, कौन थे उसके अंदर? कौन प्रेसिडेंट था उसका? कितने साल से प्रेसिडेंट हैं आप? ये तो बताइए कि मुझे ये जो कुछ भी बर्बादी हुई है वो आपके दौर में हुई है, चाहे आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो। अगर आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो, अगर इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्व हो, तो आप तो, मैं तो कहता हूँ आपके लिए तो बहुत अच्छा टाइम है ये। कहते हैं भाई मेरे ऊपर बहुत इल्ज़ाम रहेगा, खुदा हाफिज़, मैं अब नहीं काम करता, बाहर से काम करूँगा। इफ़ आई वुड हैव बीन एट दिस पोजिशन, आई वुड हैव वेरी रेस्पेक्टफुली कम आउट कि भाई खुदा हाफिज़, मैं अब नहीं कर सकता, मैं बाकी जो करेंगे। क्यों नहीं सिराज भाई के अंदर इतनी हिम्मत पैदा हो रही है? मैं सिराज भाई को आज से नहीं जानता हूँ, मैं सिराज भाई को तकरीबन 40 साल से जानता हूँ, और 40 साल से उनके साथ में, जब मकसूद आलम के साथ में साहब के साथ था, जब भी काम करता था उनके साथ में, बाद में भी उनके यहाँ काम करता था, उनके न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का जो ऑफिस है उसमें भी काम किया, उनका वहाँ भी काम किया है। आई हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर हिम, बट ऑफ लेट वो जो अपने इर्द गिर्द जो एक उन्होंने जो अपना ग्रुप बना लिया ना, वो उनको बर्बाद कर देंगे। एक आखिरी चीज़ कमाल फारूकी साहब, सिंगल बेंच ने फॉरेंसिक ऑडिट की बात की, डबल बेंच ने उसको ख़त्म कर दिया, किसी को ज़रूरत नहीं है। सवाल ये है कि बहुत सारे आरोप ये लगते रहे कि सराज साहब ने जिसको चाहा फ्री में ऑबलाइज़ किया, पूरे महीने पूरे हफ्ते फ्री में कमरे दे रखे, पैसे नहीं लिए, सेंटर को लॉस हुआ, और एक रूम प्रेसिडेंट सूट के नाम से है जो हमेशा खाली रहता है, जैसे सेंटर को काफ़ी लॉस होता है, जबकि सराज साहब दिल्ली में रहते हैं। अब ये तो सिराज भाई ही बताएंगे। उसकी वजह यह है कि ये सारी चीज़ें हैं, ये तो आदमी को अपने ज़मीर से पूछना चाहिए कि भाई आपकी कोई ज़ाती प्रॉपर्टी तो है नहीं। क्या हकीम साहब ने अपने लिए कोई रूम बना रखा था इसके अंदर? क्या मूसा रज़ा साहब ने यहाँ कोई रूम बना रखा था अपने अंदर? वैसे एक चेयरमैन का रूम है, लेकिन वो सूट थोड़ी होगा, वो कोई ऑफिस है। आप आइए ऑफिस में बैठते हैं, हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो हमारा कोई कमरा थोड़ी होता है, हमारा एक बस ये है कि बैठने की एक जगह होती है। अब आप यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं मुझसे, ये मेरा कमरा नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि यहाँ चेयरमैन हूँ तो मैं बैठा हुआ आपको वो दे रहा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ। हालांकि उसूली तौर के ऊपर तो मुझे स्कूल से इजाज़त ले लेनी चाहिए थी, लेकिन आप आ गए, अब आज जुमे का दिन है, मैं आपको नहीं कर सकता। और क्योंकि इंस्टीट्यूशन का मामला है, जैसे न्यू हरादीन स्कूल है उसी तरह से इस्लामिक कल्चरल सेंटर भी है, और न्यू हरादीन स्कूल के अंदर भी सिराज कुरैशी साहब हमारे सामने जोड़ा हुआ था शुरू से उसको। अब बाद में वो उनके पास टाइम नहीं रहा या तबीयत ठीक नहीं, तो मैं नहीं सोच सकता। मेरा कहने का मतलब ये है, टाइम इज़ रनिंग आउट फॉर सिराज कुरैशी साहब, और मैं उनके छोटे भाई के हैसियत से मैं उनसे दरख्वास्त जोड़ूंगा, हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूंगा, आपका स्टेचर बहुत अच्छा है, आप अपने स्टेचर को ख़राब मत कीजिए। आप बहुत इज्जत के साथ में रेस्पेक्टफुली ना इसको खुश बाय बाय कर दीजिए, इंस्टीट्यूशन को छोड़ दीजिए। आने वाले लोग बाग अच्छा चलाएंगे, याद करेंगे, लोग बाग ख़राब चलाएंगे तो आपको याद करेंगे, यार इससे अच्छा तो सिराज कुरैशी थे, कम से कम चला रहे थे। आपने कोई ठेका तो ले नहीं रखा हर चीज़ का, आपको भी एक दिन जाना होगा। कमाल फारूकी साहब, आप
क्यों अलग हुए आप? क्या वजूहात थी? वो कौन सी वजूहात थी कि आप अलग हो गए सिस्टम से? वो क्योंकि मुझको बिल्कुल डिक्टेटरशाही वो नज़र आ रही थी और मुझको लग रहा था कि इंस्टीट्यूशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, और मैंने आपको कहा मैं सिराज भाई की आज भी बहुत इज्जत करता हूँ, तो मैं सिराज भाई के साथ में हेड ऑन नहीं कर सकता, तो मैंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। आपको तो पता है मैं जिस जगह भी लगता हूँ बहुत सिंसियरिटी के साथ में लगता हूँ, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए लगता हूँ। सिराज भाई के साथ में शुरू में बहुत कोशिश करी कि चीज़ें ठीक हो जाएं, बहुत सोचा कि चीज़ें जो, जब उनको समझाते भी रहे, जब लगा हमको कि नहीं अब बात करने, तो इससे बेहतर यही है कि हम अपने जो हमसे उम्र में थोड़े से बड़े हों या इस्तात के अंदर बड़े हों, अगर वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं तो लड़ने का मौका, तो मैं लड़ने वाला आदमी तो हूँ नहीं, तो मैं तो इज्जत के साथ में विड्रॉ कर गया। 30 तारीख के लिए मेंबरों से क्या अपील करेंगे? ये जो कुछ भी रेजोल्यूशन ये लेकर आए हैं, चाहे वो 75 साल वाला हो, चाहे मसे के उसके अंदर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के अंदर चेंज करने का वाला, इसको रिजेक्ट कीजिए। जो हमारा, क्योंकि आज के दौर में अगर कोई अच्छी चीज़ भी आप रिजेक्ट करेंगे, अगर करेंगे तो वो सिराज कुरैशी साहब के नाम में लिखी जाएगी और वो गलत होगी। आप पुराना जो हमारा ट्रस्ट है उस ट्रस्ट को कंटिन्यू कीजिए, उसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं, सारी प्रोटेक्शंस मौजूद हैं, और अगर कभी ऐसा होगा भी कि इसमें कोई चीज़ ऐसी करने की ज़रूरत होगी, जैसे आपने बतलाया कि भाई इसका हमारा फॉरेन एक्सचेंज वाला नहीं हो पाया है, हम इसमें पूरी मदद करेंगे। हम देखेंगे कैसे उसको ठीक अगर कोई डेफिशिएंसीज है उसको दूर करेंगे। अगर कोई हमको कोई अमेंडमेंट उस तरह की करनी होंगी जिससे हमारा FCRA और बाकी सारी चीज़ें ठीक हों, उस हद तक ठीक है। लेकिन आप ये नहीं, FCRA था लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने बहुत सारे कैंसिल किया, इनका भी कैंसिल कर दिया, ऐसी बात है कुछ नहीं, ऐसा नहीं किया होगा, हमारी नॉन कंप्लायंसेस होंगी। गवर्नमेंट ऐसी पागल नहीं है कि मुझे किसी तरह से इसलिए मना कर देगी कि मुसलमानों का इंस्टीट्यूशन ना, मुझे कोई ना कोई कंप्लायंसेस में गलती रही होगी हमारे। मुझे कोई, अब तो आप देखते हो KYC नॉर्म्स जो है ना, बैंक के अंदर भी जो है ना, आप अपना ही अकाउंट है, सब कुछ है, आपका ज़रा सा भी एक कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो जाए तो आपको KYC पूरा का पूरा कराने पड़ता है। तो इन्होंने KYC नॉर्म्स नहीं कराए होंगे, कुछ और नहीं कराया होगा, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो हम ब्लैक लिस्टेड हो गए हैं। अगर कोई चीज़ है, हम बेस्ट पॉसिबल लॉयर्स के साथ मिलकर FCRA ले सकते हैं। और एक बात और भी है, क्यों लूँ मैं FCRA? सवाल, FCRA काहे के लिए होता है? काहे के लिए होता है FCRA? फॉरेन मनी के लिए आता है ना, फॉरेन डोनेशंस आए तो आता है ना, बाहर से पैसा आएगा तभी तो FCRA की ज़रूरत होगी ना। मुझे नहीं है बाहर के पैसे की ज़रूरत, यहीं के पैसे से ना हम मकसद स्कूल और कॉलेजेस भी बना रहे हैं, हम IICs भी हमने बनाया है, इसको फिर दोबारा इस्टेब्लिश करेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे। जैसे हमारा जो ख्वाहिश थी कि हम IIC जैसे सेंटर और दूसरी जगह भी बनाएं, क्या हैदराबाद में नहीं बन सकता? क्या बेंगलोर में नहीं बन सकता? क्या कलकत्ता में नहीं बन सकता? क्या इसकी ब्रांचेस नहीं बन सकती? क्यों नहीं सोचा हमने इसके ऊपर? और क्या ज़रूरी है कि हम सऊदी अरब से पैसा मांगें और कुवैत से मांगें और दुबई से मांगें? क्या हम लोग भिखारी हैं? क्या हम लोग यहाँ हमारी इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं? क्या हमारे लोग बाग उतने अच्छे नहीं हैं? खुद सिराज साहब, क्या मौसे के अभी काम ना चल रहा हो वो अलग बात रही, लेकिन पहले क्या हम सिराज साहब इस तरह के अच्छे डोनर्स नहीं थे बाकी इंस्टीट्यूशंस के लिए? ऐसे बहुत सारे लोग बाग हैं, बहुत सारे लोग बाग हैं जो मुझे, अगर जिनको अब क्यों लोग बाग विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भाई वो जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, गाँव की एक मिसाल है, तौकू न मौकू ले चूल्हा झोंकू, कि न तेरा न मेरा ले चूल्हे में झुकते हैं। तो लोग आ गए यार हमारा पैसा तो बेकार जाएगा, आपस में इनमें जो फाउंडर मेंबर्स हैं उन्हीं में जूतम पैदार हो रही है, तो काहे को पैसा अपना डुबाओ। वरना जितना बड़ा इंस्टीट्यूशन बना हुआ है ना, एक एक आदमी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान ऐसा है कि इतने बड़ा एक इंस्टीट्यूशन और बना देगा। लेकिन हम सही प्रोजेक्ट तो लेके जाएं, हम अपनी टीम तो सही क्रिएट करके लेके जाएं। इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन लोधी रोड के ऊपर बाकी तमाम इंस्टीट्यूशंस के मुकाबले में इतना खूबसूरत इंस्टीट्यूशन बन गया, ये मुसलमानों ने तो बनाया भाई, किसी बाहर का पैसा तो नहीं आया था। तो मैं ये समझता हूँ कि हम सबको सोचना चाहिए, और इसमें सबसे ज़्यादा अहम मेरी बिरादराना दरख्वास्त वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं छोटा भाई हूँ, सिराज भाई से कहूँगा, खुदा के वास्ते आप अपनी हैसियत को पहचानिए, आप अपने वक़ार को ख़राब मत होने दीजिए, आप इस पूरे झगड़े से विड्रॉ कर लीजिए और आप एक ऐलान कर दीजिए कि ना मुझे 75 साल चाहिए, ना मुझे कोई यहाँ पर इसमें चेंजेस चाहिए, जो वो है MOA है हमारा, उसको कंटिन्यू कीजिए, और मैं जो भी नई टीम आएगी उसके लिए पूरी तरह से सपोर्ट करूँगा। आप एक बयान देकर तो देखिए, लोग बाग आपको सर पर चढ़ा लेंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये थे कमाल फारूकी साहब, जिनका साफ कहना है कि सिराज साहब को इज्जत के साथ फेयरवेल ले लेना चाहिए, क्योंकि ये समय अब झगड़ों के बाद ये आप पहुंचा है कि बेहतर ये होगा कि वो अपने आप को यहाँ से
एग्जिट करें और दूसरी टीम को मौका दें, जनरेशंस तैयार करें ताकि आने वाली नस्लें इनकी मौजूदगी में इदारे को चलाने और इदारे को बनाने और संवारने की तरफ आगे बढ़ सकें। लेकिन क्या कुछ होगा ये मेंबरों पर डिपेंड करेगा। 30 तारीख बड़ा अहम दिन है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए, क्योंकि जिस तरह से इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के साबिक सदस्य सराजुद्दीन कुरैशी पर लगातार ये आरोप लग रहा है कि वो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से चिपके रहना चाहते हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि क्यों, किस लिए और क्या वजह है। कारण तो सराज साहब बताएंगे। सराज साहब से लगातार इसके जानने के हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी शायद उनके पास समय नहीं है। जब समय आएगा तो जरूर वो मौका हमको देंगे, ऐसा हमको लगता है, क्योंकि हमने भी कई बार कोशिश की है, लेकिन सराज साहब वतन समाचार से लगातार बचने की कोशिश कर रहे हैं।